Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अब देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के भारत सरकार के इरादे को एक बार फिर दोहराते हुए परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग के जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि स्पेस एक्टिविटीज़ बिल पर सक्रिय विचार चल रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर में ये बताया कि सरकार निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों यानी कि प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए और अंतरिक्ष से जुड़ी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में लगी है। तो इस KYC एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते बनते रह गई और कैसे अब केंद्र सरकार इस पे लॉज बनाती है। अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल सेंटर और स्टेट्स के बीच कानून बनाने की शक्तियों को एक तरह से डिवाइड करता है। इसमें 3 लिस्ट्स होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब आर्टिकल 246 के तहत यूनियन लिस्ट में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकारों को स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने के अधिकार रखते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून ही मान्य होंगे। अब अंतरिक्ष को इस शेड्यूल में शामिल करने को लेकर एक एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 31 अगस्त 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के विषयों की बात हो रही थी और इस पर बहस चल रही थी, तब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य HV कामत ने ये प्रस्ताव रखा कि इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल यानी कि अलग अलग ग्रहों के बीच यात्रा के विषय को यूनियन लिस्ट में शामिल करना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को रखते ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य जोर से हंसने लगे, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। अब कामत अटल रहे, उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों के अंदर विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 500 साल की तुलना से ज़्यादा प्रगति हुई है। उन्होंने बोला कि एक्सरे, चिकित्सा, जेट से चलने वाले विमान और इन सब चीज़ों का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हम कई बड़े बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में। उन्होंने बोला कि ये उन्नति उल्लेखनीय है और अभूतपूर्व रही है। कामत ने कहा कि ग्रहों के बीच यात्रा का विचार तब आएगा जब पृथ्वी पर, अर्थ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि हम जल्द ही चंद्रमा तक पहुँच जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कामत की जो भविष्यवाणियाँ थी उसको लेकर सदस्यों के मन में काफ़ी अविश्वास था। लेकिन हम सभी को पता है कि कामत ने उस समय जो कहा था वो सही कहा था। उन्होंने दावा किया था कि मानव जाति, ह्यूमन रेस 25 साल में चांद पर पहुंच जाएगी। कामत के भाषण के 20 साल बाद ही नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। साथ ही कामत ने ये भी कहा था कि मानव जनसंख्या की ग्रोथ और रिसोर्सेज की कमी की वजह से इंटरस्टेलर यात्रा एक आवश्यकता बन जाएगी, जो कि अब कई लोग मानते हैं और देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7वें शेड्यूल में न होने की वजह से केंद्र सरकार इस विषय पर अंतरिक्ष पर लॉज नहीं बना सकती है। ऐसी सिचुएशंस में एक दूसरा आर्टिकल है जो उनके काम में आता है और वो है आर्टिकल 248। इसके तहत पार्लियामेंट ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में ही ना हो। इसे रेसिडरी पावर्स कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस की ट्रीटीज़ और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये सब गतिविधियां शासित होती हैं, गवर्न होती हैं। UN जनरल असेंबली ने कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस भी सेटअप किया था 1959 में और इसका ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही था कि अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को मानवता की शांति, सुरक्षा और विकास और लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। भारत आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की भी एक पार्टी है। अब फिलहाल अंतरिक्ष से जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए भारत में पॉलिसीज़ हैं, कई तरह की पॉलिसीज़ है, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी 2000 और रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी 2011। और पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के लिए एक विशेष नीति और अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए कानून पर भी काम चल रहा है।
इसी के चलते ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल को पहली बार नवंबर 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कमेंट्स और लोगों की टिप्पणियां सुनने के लिए सार्वजनिक पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा था। इस प्रपोज लॉ में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दायित्वों ऑब्लिगेशंस के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष से जुड़े लक्ष्यों के भी कई पहलुओं को शामिल किया गया है। अगस्त 2020 में सरकार द्वारा अंतरिक्ष सुधारों की घोषणा के तुरंत बाद इसरो ने कहा था कि इस बिल को फाइनलाइज कर दिया गया है और मंजूरी के लिए अब पीएमओ के पास भेजा गया है, प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा गया है। आपको बता दूं कि ये लॉ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत की इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के दायित्वों को मद्देनज़र रखते हुए भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों यानी कि स्पेस एक्टिविटीज़ में गैर सरकारी और निजी क्षेत्र की एजेंसियों की बढ़ी हुई भागीदारी को और प्रोत्साहित करता है। इसी के चलते इसरो ने पिछले साल घोषणा की थी कि देश का निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब से अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकेगा। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र मतलब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की घोषणा की थी। इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट की फिर एक बैठक आयोजित हुई जिसमें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में इनस्पेस कहा जाता है, इस नाम की एक संस्था को बनाने का निर्णय लिया गया। और इनस्पेस का प्रमुख उद्देश्य यही होगा कि इसरो के साथ सामंजस्य बिठाते हुए देश के प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इस ड्राफ्ट बिल के अनुसार भी केंद्र सरकार अंतरिक्ष गतिविधियों यानी कि स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए योजना तैयार करने के लिए एक स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएगी, जिसमें लिखे हुए जो लक्ष्य होंगे, काम होंगे, सिद्धांत होंगे, उसमें स्पेस सेक्टर का विकास शामिल होगा। ड्राफ्ट बिल में केंद्र सरकार को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी यानी कि व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधि शुरू और संचालित हो पाए। अब इसके लिए ये बिल एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की भी बात करता है जो ऐसी अंतरिक्ष गतिविधियों को ऑथराइज करेगी और इसके लिए लाइसेंसेस भी इशू करेगी। अब लाइसेंसधारी यानी कि लाइसेंसीज की अंतरिक्ष गतिविधियों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ये बिल एक रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म की बात करता है, जिससे केंद्र सरकार लाइसेंसी की तरफ से कितनी लायबिलिटी आएगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाएगी, उसकी मात्रा तय कर सकता है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।